हमने अटैक्ड इलेक्ट्रोड का एक ही एग्जांपल लिया था ना, तो सेम वाला लेकर सीखो। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 aqueous using Ag electrode, मेरे हिसाब से शायद ये 11th हो जाएगा आपका, है ना? 10 किए थे अपन ने उस दिन, ये 11th हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 aqueous यूजिंग Ag electrode, सेम वाला हो गया ना जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो दिया था AgNO3 aqueous यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर दे रही हूँ AgNO3 aqueous यूजिंग AgL। ठीक है, अब आप इसे समझ लीजिए, इसमें आपको उसी का कैथोड बनाना है, उसी का एनोड, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड जो मेटल आपने बताई है उसी के लिए जाएंगे, एनोड भी और कैथोड। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट बात, when attacked electrode is used, method is for refining, ठीक है, नॉट फॉर प्रिपरेशन। सबसे पहले तो ये पॉइंट कि जब भी आप अटैक्ड इलेक्ट्रोड को लेते हैं, और बच्चों ध्यान रखना अटैक्ड इलेक्ट्रोड सेम वाला, जैसे AgNO3 है तो Ag लेना, कॉपर सल्फेट है तो Cu लेना, NaCl है तो Na लेना, सेम मेटल वाला लाना है ना। तो whenever attacked electrode is used, the method is used for refining, not for preparation। पहले तो ये नोट कर लीजिए, रिफाइनिंग का मतलब आप जानते हैं ना, प्योरिफिकेशन। Method is used for refining or purification, not for the preparation। पहले ये लिख लिया। अब आप जो आपने इम्प्योर मेटल बनाई है, उस इम्प्योर मेटल की रॉड बना लो और उसे एनोड बना के लगा। जो इम्प्योर मेटल आपको मिली है, पूरा मेटलर्जी प्रोसेस करने के बाद उस इम्प्योर मेटल की रॉड बनाकर एनोड बना के लगा दो, और जो पुरानी तुम्हारे पास प्योर मेटल रखी हुई है, उस प्योर मेटल की तुम पतली सी रॉड बनाकर कैथोड के फॉर्म में लगा, और फिर इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट। इसमें जिनके इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं उसी का सॉल्ट एक्वस फॉर्म में फिल कर दो। तो तुमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड लिए हैं तो सिल्वर आयन वाला ही सॉल्ट एक्वस स्टेट में यहाँ पर फिल किया जाए। तो इम्प्योर मेटल का एनोड हो गया, प्योर का कैथोड हो गया, उसी का इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन हो गया, उसमें ही डिप कर दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जो रिएक्शन स्टार्ट होगी वो एनोड से, यहाँ एनोड इम्प्योर है, तो जैसे ये सिल्वर का केस चल रहा है तो इस मेटल में सिल्वर होगा, सिल्वर के साथ अपन ये मानते हैं कि गोल्ड की, कॉपर की, क्रोमियम की, निकल की, अगर सबकी इम्प्योरिटी मिक्स है, ये जो रॉड है तो इम्प्योर मेटल की है, तो सिल्वर तो है ही है, बाकी अदर मेटल्स भी इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो सबका ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन मैं सिल्वर का ही दिखाती हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक सिल्वर के लिए चल रहा है, बाकी सिल्वर अकेले नहीं, जितनी मेटल्स यहाँ प्रेजेंट है सब ऑक्सीडाइज हुई। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन लिख दो, सिल्वर आयन बनके सॉल्यूशन में आ चुका है, आयन बनके यहाँ, ये भी सब आ गए, लेकिन ये सब यहाँ नीचे रखे रहते हैं, और मैं जो पोटेंशियल सेट करती हूँ वो ऐसा पोटेंशियल सेट करती हूँ कि केवल सिल्वर ही यहाँ पर जाकर डिपॉजिट होता है, हम और किसी को आने नहीं देते, ऐसे यहाँ पर पोटेंशियल की सेटिंग की जाती है। तो सारे बाकी यही रखे रहेंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, निकल आयन बनके, क्रोमियम आयन बनके, कॉपर आयन, सब यहाँ रखे रहेंगे, उसे एनोड मड का नाम दिया जाता है। और ऐसा पोटेंशियल इस बैटरी से सेट किया जाता है कि केवल सिल्वर आयन जो यहाँ है, कैटायन, उन्हें ही यहाँ आने का मौका मिले, वरना सब चले जाएंगे तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ भी सब थे, यहाँ भी सब है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसा पोटेंशियल सेट किया कि कैथोड पर सिर्फ कौन जा पाएगा, सिल्वर के आयन जो यहाँ है और जो यहाँ से निकल कर आए, और वहां जाके वो रिड्यूस होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने ये रॉड पहले ले रखी है, दूसरा कलर ले लो, रेड ले लो, और उससे ऐसे डिपोजिशन लिखो, डिपोजिशन। ठीक है, प्योर सिल्वर डिपॉजिट,
कुल मिलाकर नेट रिएक्शन तो 0 है। बस ये कि जो सिल्वर यहाँ था वो आयन बन के यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में सिल्वर बन के यहाँ डिपॉजिट हो गया। ये रिएक्शन सबसे चलती हैं। ये मेथड काम में आता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए। मेटल के रिफाइनिंग, यहाँ से मेटल यहाँ आई, यहाँ से मेटल। ठीक है, अब देख लीजिए कोई डाउट हो, अभी भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो पा रहा हो तो पूछो। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन कराऊं आपको, नोट कर लीजिए आप जब तक मैं क्वेश्चन। अब डायरेक्ट देखो बता पा रहे हो क्या? डायरेक्ट करना अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, डायरेक्ट बताना, फटाफट हाथ खड़े होने चाहिए। AlCl3 aqueous platinum electrode, कौन बताएगा? AlCl3 aqueous using platinum electrode। एक ही स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया है, फटाफट अब बताते जाइए। AlCl3 aqueous using platinum as electrode, फटाफट मन में करिए इसे, अब पूरा नहीं करना है। पहले सोचिए AlCl3 को पानी में डाला, ये आयंस बने। अब कंपटीशन चालू कर दीजिए, कैथोड पर इनिन में है, एनोड पर इनिन में है, फिर 6 रूल्स आपको लिखवाए हैं। फटाफट उन 6 रूल्स को ऑब्जर्व करिए और बताइए फाइनली कौन कैथोड पर जाएगा, कौन एनोड, कौन कैथोड पर जाने वाला है और कौन एनोड पर। आप लोगों ने मेरे को प्रैक्टिस ग्रुप में नहीं भेजी, पर्सनल भेजी। प्रैक्टिस तो की है बच्चों ने, इतनी देर बच्चों, इतनी प्रैक्टिस का क्या मतलब? अभी भी 5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, इतनी देर आपने लगा दी है इसको करने में। 6 रूल्स अगर आप लोगों ने रख लिए थे। अभी मैं हार्दिक जैन का देखती हूँ, हार्दिक जैन, इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl molten, CaCl2 molten, NaCl aqueous, CaBr नहीं होता है, CaBr2 aqueous, कॉपर सल्फेट एक्वस, सबके आपने करके मुझे भेजे। 6 रूल्स की प्रैक्टिस नहीं की क्या आपने? उसमें सारे कवर हो जाते। देखो क्या अभी 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने आपका, क्या फायदा हुआ फिर प्रैक्टिस का? प्रैक्टिस का मतलब ये था कि फटाफट आपके आंसर आते हैं। अब मैं प्रवीण की देख रही हूँ प्रैक्टिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन molten, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous, CuSO4 aqueous। प्रवीण हाथ खड़ा करो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ concentrated H2SO4, dilute H2SO4। प्रैक्टिस तो आपने पूरी की है, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताएं। मैम अभी भी मैम थोड़ा वो मैम रूल्स एकदम से याद नहीं आता मैम। क्या नहीं याद आता है? हाइड्रोजन के जो ऊपर है उनका अलग है, नीचे वाली मेटल्स अलग है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और वाटर में हो तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जाएंगे। क्लोराइड और वाटर में हो तो फ्लोराइड जाएगा। बड़े बड़े आयंस और वाटर में हो तो वाटर जाएगा, और एक HSO4 माइनस का केस हो तो वो जाएगा। क्या है इसमें बताइए, क्या है रूल्स में? कुछ भी नहीं। पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रो का बताइए कौन से 2 आयंस बनेंगे? मैम एक तो मैम जो H2O होगा मैम वो तो कैथोड पे जाएगा, और मैम Cl माइनस एनोड पे जाएगा। 2 आयंस इसके आ गए, Al3+ और Cl माइनस। उसके 2 आयंस में अपन H2O लिखना प्रेफर करते हैं। अब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में किसका Rp ज्यादा है? तो आपको इतनी बार बताया, एस ब्लॉक की जितनी मेटल्स होती हैं, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, क्रोमियम होता है, ये सब H के ऊपर है। तो H का Rp ज्यादा है तो उसको जाने का मौका मिलेगा। और क्लोराइड और वाटर का तो पूरा रूल आपने लिखा था, कौन जाता है क्लोराइड और वाटर में? मैम क्लोराइड और वाटर में होता है तो मैम जो मैम क्लोराइड होता है वो एनोड पे जाता है, और मैम H2O मैम कैथोड पे जाता है। इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इनमें से एक को जाने को मिलेगा। तो क्लोराइड और वाटर में किसको जाना चाहिए और कौन जाता है? मैम जाना तो मैम H2O को चाहिए, पर मैम क्लोराइड जाता है। ओवर पोटेंशियल की वजह से।
यस मैम। क्लोरी भी लिखी है साथ में, कितना फटाफट आंसर आ गया। अब Al3+ और वाटर में वाटर को चांस मिलेगा। अब बताइए वाटर अगर कैथोड पर जाएगा तो क्या रिलीज होगी, और Cl- और वाटर में Cl- को चांस मिलेगा। बताइए वो एनोड पर जाएगा तो क्या बनेगा। बताओ प्रवीण, क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट्स 2 मिनट में आपके हाथ में है, बताइए। मैम Cl- plus 2 electrons gives, क्लोरीन गैस। yes मैम, Al3+ और वाटर में वाटर जाएगा तो Al मिलेगा। yes मैम, यस मैम। Al3+ और वाटर में वाटर को भेज रहे हो तो Al कहाँ से मिलेगा। मैम यार yes मैम वही तो, वाटर को भेज रहे हो, वाटर H नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसका Rp ज्यादा है, उसका रिडक्शन होगा। H2 जब कैथोड पर H2 जाता है तो क्या मिलता है। मैम H2 plus 2OH minus, H2 गैस इवॉल्व होती है। अब इसका रह गया Al आयन ऐसा का ऐसा, और इधर इसका क्या रह गया OH-, इन दोनों का मिलकर सोल्यूशन में क्या आ जाएगा। AlOH whole twice, होल थ्राइस। whole thrice, yes मैम। बन गए प्रोडक्ट्स तीनों। निकालिए बच्चों, मेहनत करिए, इसमें क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए। ये एस ब्लॉक की मेटल्स, ये जो बहुत अच्छी पॉजिटिव मेटल्स है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उन सब में और H में कंपटीशन हो तो H जाएगा। आप 12th वाले बच्चे इमीडिएट लर्न कर सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी और प्लैटिनम, ये सब H के नीचे होते हैं। इनमें और हाइड्रोजन में कंपटीशन हो तो ये जाएंगे, क्योंकि ये नीचे, जो नीचे होता है वो कैथोड पर जाता है और एनोड पर रिवर्स चलता है। ठीक है, ये तो कैथोड के रूल हो गए, 2 ही रूल है। इनमें और वाटर में हो तो वाटर जाएगा, इनमें और वाटर में हो तो ये लोग जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का वाटर के साथ हो तो ये जाएंगे। फ्लोराइड और वाटर का कंपटीशन हो साथ में तो वाटर जाएगा ना, उस समय मैंने उल्टा बोल दिया। अच्छा, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये बड़े बड़े आयन और वाटर का हो तो वाटर जाएगा, और केवल HSO4- और वाटर में हो तो वो जाता है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फटाफट आप इसे लर्न करें, पहले इसे लर्न करें, फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जेई नीट में फटाफट बनाएं, समय नहीं लगाना है इससे। अगला बताइए क्या क्या बन गए इससे। AlOH होल थ्राइस आ गया, H2 गैस आ गई और क्लोरीन गैस आ गई। हाफ में छोड़ दीजिए रिएक्शंस के लिए, एक एक टॉपिक को फ्री करते चलो, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलो कि भाई ये डन कंप्लीट। अब इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा फटाफट। Mgi2 मॉल्टन, प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड। बताइए, इसमें तो फटाफट धड़ाधड़ हाथ खड़े होने चाहिए थे, इसमें भी 2 हाथ खड़े हुए हैं अभी तक। मॉल्टन से इजी क्या लोगे बताओ। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है और मॉल्टन है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है मुझे। क्या सोच रहे हो इसमें आप लोग बताओ, मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट के लिए है, बोलो अर्चित। मैम MgI2 when when heated gives मैम Mg2 plus मैम 2I minus। प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, प्रोडक्ट्स पूछ रही हूँ मैं, प्रोडक्ट्स स्टेप 1 नहीं, प्रोडक्ट्स पूछ रही हूँ। लास्ट जो 2 लाइन में अपन क्रैक करते हैं आखिरी में डायरेक्ट आएंगे। मैम MgI2 gives नहीं MgI2 solid plus बताया था ना I2 की स्टेट सॉलिड होती है। यस मैम। ग्रेइश ब्लैक सॉलिड। रेडी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉल्टन में तो जो दोनों आयंस होते हैं उनकी सॉलिड फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म्स आपको लिखनी। तीसरा ट्राई करिए। KF aqueous using platinum as electrode। निकालिए KF aqueous using platinum as electrode। aqueous लिया नहीं, मतलब वाटर इज इन कंपटीशन। अब निकालिए, यहाँ से मैं आपको एक नई सीरीज क्वेश्चंस की सिखाने वाली हूँ। KF aqueous using platinum as electrode। राशि बोलो। मैम H2 gas
and O2 gas. बिल्कुल सही। KF के आयंस बने बोलो। Yes, ma'am. KF के आयंस बने बोलो। K plus and F minus. वाटर के Ma'am, H plus and O. कैथोड पर किस किस में कंपटीशन है? Ma'am, K plus और water में, किसको जाने का मौका मिलेगा? water को, वाटर से कैथोड पर क्या रिलीज होती है? H2 gas. H2 गैस। ठीक है, इधर फ्लोराइड और वाटर में कंपटीशन होता है तो कौन जाता है? Water. एनोड पर जब वाटर जाता है तो क्या बनाता है? O2 gas. क्या मानती है कि यहाँ पर जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका एक भी आयन नहीं पहुंचा ना कैथोड पर ना एनोड पर? Yes, ma'am. ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो इस नाम से आते हैं which salt does not undergo, बोलो क्या नहीं किया इसने अपना? Electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस। वो कौन सा सॉल्ट है? जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए और आपसे पूछना है इन चारों में से वो कौन सा सॉल्ट है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है? तो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो रहा है? जिसका ना केटायन गया ना एनायन गया। अब आप अंदाजा लगाइए, केएफ तो ऐसा का ऐसा पानी नहीं रखा हुआ, सोच के देखिए, भाई मैंने ये पानी लिया, केएफ डाला, उसके आयंस आए और वाटर था। अब कैथोड पे भी वाटर गया, एनोड पे भी वाटर गया, तो ये तो यूं का नहीं यहाँ रखा हुआ है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं थी। और रिएक्शन कौन सी होनी थी? इलेक्ट्रोलाइसिस होनी थी। अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना था, तो इसने तो अपना इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं किया। तो ये कैटेगरी क्वेश्चन की ये बन जाएगी कि इनमें से वो कौन सा सॉल्ट है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं होगा। तो लिखिए केएफ एक्वस लिखकर लिखिए, बॉक्स में डाल देना, हाईलाइट कर देना, salt whose neither cation nor anion goes to any electrode, comma does not undergo electrolysis। अगर किसी सॉल्ट का केटायन या एनायन में से कोई भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा ऐसे सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है। सॉल्ट whose neither cation nor anion goes to any electrode, एक्चुअली मैं उसके लिए कह सकती हूँ does not undergo electrolysis, उसका तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कोई पार्ट नहीं गया। ठीक है, अब करो क्वेश्चन, which salt undergo electrolysis। अब आपको अगर 6 रूल्स याद है तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हो। which salt undergo electrolysis? ए ऑप्शन में देख लूं आपको NaBr aqueous, मेरे साथ साथ आपका सॉल्व हो सकता है। दूसरा मैं आपको दे दी हूँ MgF2 aqueous। ठीक है, तीसरा मैं आपको दे दी हूँ CuBr2 aqueous, CuBr2 aqueous, और फोर्थ दिया मैंने आपको AgNO3 aqueous। ठीक है, which salt undergoes electrolysis? मोर देन वन करेक्ट भी आ सकता है, सोच के बताइए which salt undergoes electrolysis। इनमें से वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जिनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जिनका केटायन या एनायन या दोनों पार्ट्स अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे? कौन कौन से वो सॉल्ट्स हैं? दर्शन बोलो। मैम फर्स्ट सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। बताते जाइए कैसे। मैम Na और H2O में कंपटीशन होगा तो H2O जीत जाएगा। और मैम Br और H2O में कंपटीशन होगा तो Br जीत जाएगा। क्यों? मैम वो ओवर पावर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल केवल? या मैम ओवर पोटेंशियल। एंड मैम ओवर पोटेंशियल वाला पॉइंट पूरा बोलो कि किसको जाना चाहिए था, क्यों जाना चाहिए था, कौन गया और क्यों गया। मैम जाना तो इंग्लिश H2O में बोलिए पूरे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ। मैम एट एनोड वेयर ऑक्सीडेशन हैपेंस। मैम जाना तो H2O को चाहिए था बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल Br जाता है।
मैंने कहा ना पूरी प्रॉपर टर्म्स के साथ इंग्लिश में बोलिए। लर्न नहीं किया है अभी? आपको मैंने रिटर्न प्रैक्टिस के लिए इसीलिए बोला लर्न करिए। बोलिए Good अक्षर। afternoon, ma'am. Ma'am, though OP of H2O is more than Br2, so H2O should get oxidized at O की anode. जगह S कर लें। Yes, As ma'am. OP of H2O is more than bromine, so So H2O should get oxidized at anode, yes. but oxidation of H2O at anode to form O2 is kinetically slow process. So it requires extra potential, which is called over potential. So Br to get oxidized at anode. तो क्या इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? Yes, ma'am. क्योंकि इस सॉल्ट का कौन सा पार्ट? मैम एनायनिक पार्ट एनोड पे जा रहा है। प्रोडक्ट्स बताइए क्या क्या आएंगे? मैम इसका प्रोडक्ट मैम H2 गैस, Br2 लिक्विड एंड प्लस मैम NOH। कैसे निकालते हैं कि यहाँ का कैटायन Na+ बचा Yes. और एनोड पर वाटर और ब्रोमाइड में कंपटीशन चल रहा था, उसमें से ब्रोमाइड गया तो Yes. इस समय वाटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वाटर का एनायनिक पार्ट OH- निकाल लो और मिला के प्रोडक्ट बना दो। समझ गए? Yes, मैम। OH- रोक लो क्योंकि ब्रोमाइड गया है ना, तो वो रोक। सेकंड के लिए हाथ खड़ा करिए MgF2 के लिए। आर्या बोलो MgF2। Ma'am, MgF2 will not undergo electrolysis because at cathode H2O liquid will go to cathode because H2O has greater Rp than Mg2+, and at anode H2O again will go at anode because F- has greatest Rp, so it will not get oxidized. बहुत बढ़िया। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं होगा। प्रोडक्ट्स बताएंगी? Yes, ma'am. H2 gas and O2 gas. वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है एक तरह से और H2 और O2 यहाँ पर। तीसरे के लिए बताइए CuBr2H+। बच्चों आपने प्रैक्टिस की है अगर और आप हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस फ्रूटफुल रही नहीं। प्रैक्टिस करके अगर आप हाथ खड़ा नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 7 8 बच्चों के हाथ खड़े, तो आपकी प्रैक्टिस फ्रूटफुल थी नहीं। आपने दिल से नहीं की, मतलब मजबूरी में करके मुझे भेज भी की है आपने। क्योंकि 10 रिएक्शन की प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप थोड़ा भी डेडिकेटेड हैं और क्लास में आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना कर पाए। अब वो तो आप कितना डेडिकेटेड है उसमें मैटर करेगा ना बच्चों। सबकी ये प्रैक्टिस तो आएगी, क्या मतलब हुआ? पीयूष की आ रही है, कनिका है, तनुश्री है, अदिति गाबा है, आर्या तो दे रही है आंसर, मीना की है, अखिल, क्षितिजा, शितानंद, सबलानी, अर्चित, प्रवीण, यशस्वी, आयुष ने भेजी है प्रैक्टिस। भेजिए प्रैक्टिस। क्या मतलब है फिर बच्चों? ये सबलानी बताओ, फटाफट बताओ मुझे। आज पैराडाइज लॉ पढ़ाना है। आवाज नहीं आ रही है। निखिल बताओ। मैम इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा क्योंकि Cu हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा H2+O2। सोचो वापस, बोलते बोलते गलती हो रही है तुमसे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, तो उसका आरपी ज्यादा है। कहाँ जाने की बात चल रही है? यस मैम, कॉपर तो कैथोड पे आ जाएगा। कैथोड पे जाने की बात चल रही है और कैथोड पर वो जाता है जिसका आरपी ज्यादा है। यस मैम, देखो कॉपर अगर का आपको ज्यादा है। लगता है कि जल्दबाजी में आपसे गलत हो सकता है तो लीव दैट। अपनी अपनी गलतियां खुद पता करो। आप फिर प्रॉपर बात को फॉलो करो, फिर आप अपना पूरा बोलिए। वैसे तो आपने मेन पॉइंट बोल दिया था कि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है ना। उसके Yes, बाद ma'am. बोलिए उसका आरपी मैम उसका आरपी ज्यादा है इसलिए ज्यादा वो कहाँ कैथोड, है? मैम कैथोड पे कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन।
और रिडक्शन का मौका किसको मिलता है? जिसका आरपी ज्यादा है, और आरपी किसका ज्यादा है? कॉपर का। तो कैथोड पर कौन जाएगा? कॉपर। कॉपर सॉल्ट में है क्या? यस मैम है। कॉपर सॉल्ट में है क्या? इलेक्ट्रोलाइट में है क्या? यस मैम है। और इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कब माना जाता है? एक इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कब माना जाता है? व्हेन आइदर कैटायन और एनायन और बोथ आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गोस टू इलेक्ट्रो, बोलो। मैम जब एनायन या कैटायन या फिर दोनों इलेक्ट्रोड पे जाएं। क्या कॉपर जा रहा है? यस मैम। हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हो गया इसका। तो कैथोड पर आपके पास आ चुकी है कॉपर, अब एनोड पर जाइए। मैम एनोड पे Br2 और H2O के बीच में कंपटीशन है, तो Br2 ओवर पोटेंशियल की वजह से एनोड पे आ जाएगी, इसलिए Br2 बनेगा एनोड पे। तो आई थिंक आपका तो बिल्कुल उल्टा हो गया। यस मैम। आपको कहने पे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ही नहीं होगा, पता चला कि हो रहा है मैम, नहीं, पता चला कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है मैम इसमें। हो रहा है और ज्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड पे कौन जा रहे हैं? दोनों जो सॉल्ट थे, सॉल्ट के आयंस जो थे। नहीं जा रहे ना। यहाँ तो देखो NaBr नहीं गया था, Br गया था, यहाँ तो दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने दो में क्यों जाना चाहिए? ब्रोमाइड और वाटर, ब्रोमाइड जाएगा, कॉपर और वाटर, कॉपर जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा कि वो कौन सा सॉल्ट है जिसके दोनों आयंस जा रहे हैं, तो आप ऐसे चूज करते हैं। क्लियर है निखिल? यस मैम। चलिए अब लास्ट है AgNO3 एक्वस। ये तो आपको कॉपी में भी दे रखा है, मैंने चिरांश ने याद करा किया है। बहुत बहुत बताओ चिरांश, AgNO3 एक्वस। स्नेहा बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, since RP of Ag is more than H2O, so at cathode Ag will go, and since since ma'am H2O और NO3 के बीच 2- के बीच में competition है, so H2O will go at anode, so the net reaction will be Ag plus H plus, means there will be electrolysis, so NO3 minus and O2 gas will evolve. Ag प्लस और वाटर में कौन जाएगा? Ag plus जाएगा, तो वाटर का H आयन रोक लो। और उधर नाइट्रेट और OH माइनस में से कौन जाएगा? OH minus. इसका नाइट्रेट रोक लो, तो बीकर में तो HNO3 बन जाएगा। Yes, ma'am. डिपॉजिट हो जाएगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, मेरी तरफ से कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले वाले जो हैंड रेजिंग से हटा दीजिए, और जो नए बच्चे हैं जिन्हें कुछ पूछना है वो हाथ खड़ा कर लो, ताकि फिर हम नए टॉपिक की तरफ मूव करें। एनी डाउट इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में? हाँ, एक काम करते हैं ना, पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक आपका हो गया। अब आप ये वाला करिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। जनरली क्या होता है, टीचर इसे पहले कराते थे, अब मैं आपको बाद में कराती हूँ। मैंने सारे केसेस करा दिए, अब आप आराम से खुद निकाल सकते हैं कि किस किस को बदलने से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट बदल रहा था। अब खुद देखो, ऑल द 10-11 केसेस को देखो, मैम ने क्या बदला कि प्रोडक्ट बदला, फिर सेकंड नंबर पे क्या बदला कि प्रोडक्ट बदला। यहाँ पर ऑब्जर्व करिए एक एक केस को। AgNO3 एक्वस को देखिए, NaCl मॉल्टन को देखिए, NaCl एक्वस को देखिए, AgNO3 aqueous using Ag इलेक्ट्रोड को देखिए, AgNO3 aqueous using प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को देखिए, और अब आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। मतलब जो चीज रटनी पड़ती है उस चीज को अब आप खुद निकाल सकते हैं। राजवीर आपने हाथ खड़ा किया था, पूछ लो अपना डाउट जब तक बच्चे इसका आंसर निकाल रहे हैं। राजवीर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? चलिए ठीक है, नम्रता बताइए क्या क्या ढूंढे आपने? पहला मैम इलेक्ट्रोड यूज्ड। इलेक्ट्रोड यूज्ड में आप लिखते हैं आपने अटैक्ड इलेक्ट्रोड आपने लिया है या नॉन अटैक्ड आपने लिया है। एक तो ये हो गया। और मैम इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड।
इलेक्ट्रोलाइट क्या मैम इलेक्ट्रोलाइट की मैम आपने क्या यूज किया है? इलेक्ट्रोलाइट यूज। और बताइए। एंड मैम स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में तुरंत मैसेज छोड़ दे, मोल्टन है या फिर एक्वस। एक्वस। और बताइए, और क्या लग रहा है आपको कि बदला गया है? बस पूरे टॉपिक को करने में तुमने जो जो सोचा है उसी से तुम्हारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अपने आप इसे रटने में मत डालो, अपने आप बनकर आएंगे। अक्षत राठी बताओ। मैम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बहुत बढ़िया। ओपी एंड आरपी ऑफ वेरियस स्पीशीज इन्वॉल्व इन सिस्टम। सिस्टम में जितने स्पीशीज हैं उन सबके ओपी और आरपी देखकर हम पता लगाते हैं इसका आरपी ज्यादा है, इसको कैथोड पर भेजो, इसका ओपी ज्यादा है इसको। बहुत बढ़िया। और बताना चाहते हैं कोई? यस मैम वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ H2। वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ H2 वाटर। और पोटेंशियल से कहना चाह रहे हो? यस मैम। नहीं, ये अच्छा नहीं लगा, ये रहने दो। इसको फैक्टर में मत डालिए, ये याद करना पड़ता है। और नो मैम। देखिए 10 केसेस को देखिए, 10 केसेस को आप ध्यान से नहीं देख रहे हो वरना फैक्टर आराम से पकड़ में आ रहे हैं। 10 केसेस को ध्यान से देखिए। बोलो दिव्यांश। मैम साइज ऑफ एनायन। नहीं, साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ एनायन तो वो फिर उससे तो आरपी हो जाता है ना। आरपी और ओपी में ये सब फैक्टर अपने आप शामिल है। और 10 केसेस नहीं देख रहे हो तुम लोग बच्चों, वरना हो नहीं सकता है। आयुष। मैम आपने अभी बोला था कि वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है मैम, जो कि आपने अटैक इलेक्ट्रोड का अपन ने केस जैसे देखा था AgNO3, तो आपने बोला था कि बस एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वोल्टेज में ही वो काम वो तो अगर मेरे को, मैं इंडस्ट्री चलाती हूँ सिल्वर बनाने के लिए, तो मुझे वो पोटेंशियल सेट करना ही पड़ेगा ना जिसमें सिल्वर मिले। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। अगर मैं सिल्वर बनाने के लिए काम कर रही हूँ, सिल्वर की रिफाइनिंग के लिए कर रही हूँ, तो मुझे उसी का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ये तो फिक्स है ना, इसमें फैक्टर बनाने की क्या बात है? अश्मी बोलो। मैम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स उसी पे ओवर पोटेंशियल पे अटकी हुई गाड़ी है ना, उसी से लेना चाह रहे हो कि काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, इसलिए मत बनाइए फैक्टर उससे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में वो ABCD में दे दे और कोई और ना बैठ रहा हो, तो आप काइनेटिकली स्लो होना, ओवर पोटेंशियल होना, इनको ले लो। पर हमको अगर सब्जेक्टिव में लिखने को मिले तो मत लीजिए। बोलो अक्षांश। मैम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट। कितनी देर लगा दी इसको लाने में? आप चेक करिए, डाइल्यूट H2SO4 के और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रोडक्ट्स अलग अलग नहीं है क्या? तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब मैं एक जेई नीट के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट और यहाँ बताना चाह रही हूँ, 12th में नहीं आता है ये, आप लिख लें। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? ये मेन फैक्टर्स है। इसके बाद आपका कॉम्पिटिशन चल रहा है, वहां पर आलतू फालतू कोई फैक्टर्स दे रखे हैं और एक गलत है, ओवर वोल्टेज दे तो सेलेक्ट कर लेना, पर अपन प्रेफर नहीं करते। वहां पर काइनेटिक्स दे रखी है, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, वो दे दे तो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि कोई ऐसा खड़ा है जो बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होने वाला है, तो इनको आप कर लेना ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव में मेनली ये लिखे जाते हैं, और ये लिखना तो समझदारी नहीं था, अमृता ने बोला, मैंने लिख दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करोगे, ऑब्वियस है उससे तो अलग आना ही है। इलेक्ट्रोलाइट NaCl लोगे तो पक्का है कि अदर प्रोडक्ट्स आएंगे, KF लोगे तो अलग आएंगे, NaCl लोगे तो अलग आएंगे, कॉपर सल्फेट भी तो पक्का है। टॉपिक का मतलब ये होता है कि कॉपर सल्फेट को तुमने चूज कर लिया, अब तुम क्या क्या बदल सकते हो कि प्रोडक्ट्स बदल सकते हैं, ये टॉपिक होता है बच्चों। ये थोड़ी ना होता है मैं कॉपर सल्फेट लूंगी तो अलग आएगा, सिल्वर नाइट्रेट लूंगी तो अलग आएगा, तो बात ही अलग है। तो ये सही नहीं है, ये नहीं लिखी है। टॉपिक को समझिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। अब मैंने कॉपर सल्फेट डन कर दिया, अब कॉपर सल्फेट में क्या क्या बदल सकने से प्रोडक्ट्स बदल सकते हैं, ये टॉपिक होता है।
तो नंबर 1, अगर आप कॉपर सल्फेट को सॉलिड लो एक्वस लो फर्क पड़ेगा, ये नंबर 1 है। सबसे पहले कहीं भी आए ये लिखना चाहिए। फिर आप कॉपर सल्फेट एक्वस का प्लैटिनम के साथ करोगे और कॉपर के साथ करोगे अलग आएगा, मतलब ये दूसरा मेन पॉइंट होता है कि भाई क्या इलेक्ट्रोड यूज किया, ये मैटर करता है। फिर नंबर 3 आपको ये लिखना चाहिए कि ओपी एंड आरपी ऑफ द वेरियस स्पीशीज। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। हाँ, आप वेरी डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लो तो आपको मानना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट हिस्सा नहीं लेगा, फिर पानी हिस्सा लेगा, तो इस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर अलग अलग से थोड़ी ना, उसी में बात होगी ना, उसी में बात होगी कि उसी को सेलेक्ट करने के बाद क्या क्या बदल सकने से प्रोडक्ट बदल सकता है। तो नंबर 1 स्टेट बदल दूं, नंबर 2 इलेक्ट्रोड बदल दूं, नंबर 3 सबके ओपी आरपी अलग अलग कंपैरिजन होगा वो, नंबर 4 कॉन्सेंट्रेशन का। ये मेन 4 फैक्टर है। तो इसको काट दीजिए कॉपी में और प्रायोरिटी के हिसाब से ये 1 लिखिए, ये 2 लिखिए, ये 3 लिखिए और ये वाला प्रायोरिटी के हिसाब से 4 लिखिए। और बाकी ये तो आप ऑब्जेक्टिव में निकाल ही सकते हैं। इतना डीपली पढ़ाने का मतलब ही ये है कि ऑब्जेक्टिव में वो आपको कैसे भी फंसाए, कैसे भी घुमाए, तो आप चीज को पकड़ लेना। ठीक है, अब देखिए एक कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर और जोड़िए, चार्ज डेंसिटी। ये बोर्ड में मत लिखना, चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होता है, जो एग्जांपल चलता है जेईई में वो सीख लो। डाइल्यूट H2SO4 के जो प्रोडक्ट्स तुम्हें मिले वो ही प्रोडक्ट्स तुम्हें मिलते अगर तुम लो चार्ज डेंसिटी में काम करते। मतलब करंट चार्ज डेंसिटी अगर कम है तो वही आंसर आएंगे जो डाइल्यूट वाले के आ रहे, और जो आंसर कॉन्सेंट्रेटेड के आ रहे हैं वो के वही आंसर आते अगर तुम हाई चार्ज डेंसिटी रखते। मतलब और लगाना चाहिए मुझे, और जेईई नीट में ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। What will be the product of electrolysis if H2SO4 is electrolyzed under high charge density? क्या कहेगा, H2SO4 is electrolyzed under, अभी ना डाइल्यूट बोलेगा ना कॉन्सेंट्रेटेड बोलेगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को रोक लिया, इन वर्ड्स को काम नहीं। तो आई वांट टू टेल यू कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का आंसर है एग्जैक्टली वही आंसर हाई चार्ज डेंसिटी का आता है, और जो डाइल्यूट का आंसर है उसका मतलब चार्ज डेंसिटी भी मैटर करती है, वो भी वन ऑफ द फैक्टर है। तो वो और ऐड कर दीजिए, अलग से लिख देना जेईई, बोर्ड में मत ले लेना। ठीक है, अब सेकेंड वो टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जिसके क्वेश्चन बच्चे जनरली नहीं कर पाते हैं, फैराडेज लॉ। तो 4 o'clock तक मैं क्लास लूंगी, और अगर आप बीच बाद के 10 मिनट में ऐसे लीव कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी मैंने देखा 2-3 मिनट चले गए थे, तो फिर आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज अलर्ट हो जाएं। वैसे तो देखो कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है, लेकिन बच्चों को ये भी टफ लगता है, तो प्लीज कोशिश करें। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हेडिंग डाला। फैराडे के 2 लॉज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करना अपने को आ चुका है। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट एक टैंक होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड स्टेट में डालते हैं या एक्वस स्टेट में। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, उन्हें बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई मेटल बनती है तो वो इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिपॉजिट होती है, अगर कोई गैस होती है तो वो इलेक्ट्रोड्स पर जाकर इवॉल्व होती है, या फिर आप कह सकते हैं लिबरेट होती है। और कोई एक्वस चीज बनती है, लिक्विड चीज, तो वो सॉल्यूशन में ही जाकर मिक्स हो जाती है। पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की टर्मिनोलॉजी देखिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो बनते हैं या तो वो डिपॉजिट होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइसिस में गैसेस बनती हैं तो वो इवॉल्व होती है। अब फैराडे ने पूरे प्रैक्टिकल करके अपने लॉज बनाए हैं, और आप जानते हैं बहुत बिगिनिंग में होने वाला काम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के समय। तो उनका पहला लॉ क्या है,
वर्ड सुनना, फिर मैं बोलूंगी आप लिख लेना। W is directly proportional to Q। अब W क्या है और Q क्या है? W अमाउंट किसका? ऑफ आयन डिपॉजिटेड और इवॉल्व। अगर Na प्लस आयन था तो वो Na बन के डिपॉजिट हुआ, और Cl माइनस आयन था तो वो क्लोरीन गैस बन के इवॉल्व हुआ जब वो एनोड और कैथोड पर गए। तो W उनका अमाउंट है जो यहाँ डिपॉजिट होता है ना, यहाँ से जो गैस निकलती है फिर अपन उसे यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, उनका। तो अमाउंट ऑफ एन आयन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to quantity of charge। बैटरी से आपने कितना चार्ज पास किया, quantity of charge passed through it, passed through it। उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन या एक्वस था उसमें से आपने कितनी करंट पास की, उस हिसाब से वो अमाउंट जो होते हैं वो डिपॉजिट या इवॉल्व होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, फैराडेज लॉ लिखना है बोर्ड में, लेकिन न्यूमेरिकल कभी इसके फॉर्मूले से नहीं होंगे। न्यूमेरिकल के लिए अलग मेथड बोर्ड ने दिया है, ये सब लिखने के लिए आएगा तो काम नहीं लेना, न्यूमेरिकल का मेथड अलग सीखोगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ लिखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बस इतना ही है। आप चाहें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आइए Z, कैपिटल Z। कैपिटल Z का नाम अलग है यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैपिटल Z का नाम नोट करिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप चाहे तो Q को भी खोल सकते हैं, सब बच्चे जानते हैं, I into T। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया फैराडेज के फर्स्ट लॉ का, W इक्वल्स टू Z into I into T। ठीक है, लिखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, याद करते जाइए, पूरा अपना 100% दीजिए, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने वाला है, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। W is directly proportional to Q, W is equal to ZQ, W is equal to ZIT। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखिए, अमाउंट ऑफ एन आयन, amount of an ion deposited, amount मतलब बच्चों वेट है ना, deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of charge passed through it is directly proportional to quantity of charge passed through it. Amount of an ion deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of charge passed through it. बस खत्म, कोई न्यूमेरिकल इससे नहीं करना है हमें, बस कोई कहे स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ तो वही पढ़े। ठीक है, सेकंड लिखिए, फैराडेज सेकंड लॉ, when two or more electrolytic cells, when 2 or more electrolytic cells are connected in series, ये पहली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने AgNO3 एक्वस भर रखा है, सुनिएगा, और सिल्वर के इलेक्ट्रोड, इसमें अटैच्ड इलेक्ट्रोड वाला केस है, फिर दूसरे में आपने कॉपर सल्फेट भर रखा है और इसमें कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोड्स,
इसमें आपने NaCl भर रखा है और इसमें Na के ही इलेक्ट्रोड्स। सुनिएगा ध्यान से। देन एक बार देख लो फिर लिख लेना 2 मिनिमम 2 और मोर। कौन सी सेल्स? केवल सेल मत लिखना, सेल बहुत तरह की होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। When 2 or more electrolytic cells are connected, उन्हें कनेक्ट कर दिया। कैसे? सबको आता है सीरीज में, पैरेलल में, दो फॉर्म में आप जोड़ सकते हो। तो सीरीज में जोड़ा, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। क्या सब लोग जानते हैं अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सब में चार्ज सेम पास होता है एंड सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज is passed through them, is passed through them। पहली लाइन याद हुई? When 2 or more electrolytic cells are connected in a series, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीरीज में जोड़ा। सीरीज में जोड़ते ही ये बात तो अपने आप क्लियर थी, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास थ्रू देम। अब यहाँ पर Na इलेक्ट्रोड्स है तो आपको मालूम है यहाँ से Na जाकर यहाँ डिपॉजिट होगा। यहाँ सिल्वर वाले इलेक्ट्रोड है तो यहाँ सिल्वर डिपॉजिट होगा। ये कॉपर वाले हैं तो यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा। तो ये क्या कह रहे हैं? देन अमाउंट ऑफ आयन deposited is directly proportional to equivalent weight of iron। क्या कहा? अमाउंट जो उसका डिपॉजिट होगा W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के कैपिटल। तो पहली वाली सेल में W1 सोडियम डिपॉजिट हुआ वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी वाली में सिल्वर डिपॉजिट हुआ उसका वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं? W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर जेईई और नीट में ये वाला न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मेट से ही पता चल जाता है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, इसमें इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, इतनी हमने चार्ज पास कर रखी थी, तो क्या होगा? अगर जेईई नीट में आता है तो ये मेथड काम में लीजिए, फटाफट हो जाएगा। एक का वेट डिपॉजिटेड गिवन है, दूसरे का तुमसे पूछेगा और इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें आता ही है। आपको सॉल्यूशन में सिखाया था, फिर बता देती हूँ। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर सिखाया था ना, इक्विवेलेंट वेट। और अगर आयन का निकालना है तो आयन का वेट अपॉन चार्ज, दो वेट में निकल जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो जेईई नीट में ऑब्जेक्टिव में तो तुम फटाफट ये मेथड काम में ले लेना, लेकिन बोर्ड में भूल के भी इस मेथड से मत करना, 0 नंबर आएगा। यहाँ पर दूसरा मेथड गिवन है जो हमने समझाने वाली, ठीक है? तो लिख लीजिए फॉर जेईई नीट। इवन आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उनके लिए आप ये ले लें, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए इस टॉपिक पे 2 या 3 नंबर का तो इससे कभी मत करना, ठीक है? फटाफट से दोनों लॉ याद करिए। कौन सुनाएगा? पहला लॉ है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और दूसरा लॉ है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। कौन सुनाएगा? फैराडेज के दोनों लॉस कौन सुनाना चाहता है? हाथ खड़ा करके। फॉर्मूला याद करिए, यहीं से आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर तुमने समझा है तो तुम जानते हो वेट किसका होता है। किसका होता है? जो लिबरेट हुई गैस उसका या फिर जो डिपॉजिट हुआ उसका, उनमें से किसी एक का वेट होता है। समझ आ रहा है? और Q का मतलब है चार्ज, जो कि इस सॉल्यूशन में से पास किया जाता है बैटरी के थ्रू। क्या दिक्कत है? और इक्विवेलेंट वेट उसका है जो डिपॉजिट हुआ और अमाउंट भी उसी का है जो डिपॉजिट हुआ। तो बहुत अच्छा मौका है, अभी याद कर लो, बाद में भी तो याद करोगे, अभी मौका है, अभी लर्न कर लो। फैराडेज के दोनों लॉज याद करिए। पहला लॉ मैं बोल रही हूँ एक बार, अमाउंट ऑफ एन आयन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड कहाँ? एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट। सिस्टम को समझने से स्टेटमेंट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आती। जो सिस्टम को नहीं समझते उन्हें दिक्कत आती है। यहाँ समझिए, when 2 or more electrolytic cells are connected in a series and same quantity of charge is passed, then amount of ion deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight। सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ? सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल। कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ? कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल है, याद करिए सब लोग फटाफट।
बोलो राजवी। मैम फर्स्ट लो तो है अमाउंट ऑफ एन आयन डिपॉजिट और लिबरेट एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू them. And second है when two or more electrolytic cells are connected in series, then the charge passing through them is of same मतलब same quantity होगी charge की. And amount of ion deposit is directly proportional to the equivalent weight of ions. It's equivalent. Yes ma'am. इसके लिए बोलना है amount of ion deposited or liberated is directly proportional to its equivalent. लिबरेटेड वाला केस भी लिख देते हैं, सपोज कोई प्लैटिनम के लिए तो लिबरेशन भी हो जाएगा और सेम वाले लेगा तो डिपॉजिटेड वाला केस ही बनेगा, ठीक है। और सुनाइए एक स्टूडेंट किस किस के हाथ खड़े हैं, ठीक है प्लीज सुनाओ फर्स्ट वाला। मैम नोट कर लीजिए सब फटाफट। amount of an ion deposited or liberated at any of the two electrodes is directly proportional to the quantity of charge passed through it. बिल्कुल सही, फर्स्ट लॉ करेक्ट है ये। अब सेकंड लॉ सुनाइए यशस्वी। Good afternoon, ma'am. Ma'am, second law is when two or more electrolytic cells are connected in series and same quantity of charges passed through them, then amount of ion deposited is directly proportional to equivalent weight of its ion. Amount of ion deposited or liberated is directly proportional to its equivalent weight. ठीक है, अब लिखिए क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब न्यूमेरिकल पर आ गए हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। यूनिटरी मेथड आपको आता है, 4 पेंसिल 10 रुपए की है तो 10 की कितनी आएंगी, 10 रुपए की कितनी पेंसिल आएंगी या 10 पेंसिल कितनी की आएंगी, बस ये दो कहानी है। तीसरी कोई कहानी नहीं है। मैं तुम्हें फिर उसी एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बुरा मत मानना कि मैम सिंपल एग्जाम्पल से समझा रही है, फिर भी तुम्हारी गलत होंगे, ध्यान दे। और ये तो आप मानते हो ना, जिसके लिए मैंने आपको कहा बच्चों को नहीं आता है वो वाकई में टॉपिक टफ ही होगा, तो प्लीज अलर्ट हो जाइए। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कुल मिलाकर न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करने हैं वो टॉपिक आपको बताया जाए। 2 पेंसिल्स की कॉस्ट है ₹15। क्या 2 न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कौन बताएगा, और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है कौन बताएगा। ये मत सोचना 12th वालों से मैम इतना इजी पूछ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में क्या ऐसा सोचना कि भाई ये इतना इजी हमसे क्यों पूछा जा रहा है, अगर इसी से समझ में आ जाता है तो क्या बुराई है। देखो इसमें भी 5 ही बच्चों के हाथ कर यूनिटरी मेथड आपको याद दिला दूं, 6ठी 7वीं क्लास में हम लोग पढ़कर आते। 2 पेंसिल 15 रुपए की आ गई है, 2 न्यूमेरिकल क्या बन सकते हैं और वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। अगर तुम्हें ये आता है तो तुम्हें 100% ये आएगा, तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम समझ जाओ तुम्हारा एप्लीकेशन पार्ट कितना पुअर है कि तुम वो कर पा रहे हो ये नहीं। हमेशा अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करो कि मुझे वो आ पा रहा है तो मुझे ये क्यों नहीं आ पा रहा है, जबकि मैम ने कहा था कि वो आएगा तो वो आएगा। ऐसे ही तो नहीं बता रही हूँ ना, एग्जाम्पल पक्का है वो आता है तो ये जरूर होगा, लेकिन जो रोटेशन अभी आप मुझे यहाँ बताने वाले हो वो रोटेशन आप यहाँ नहीं करते हो और आपको लगता है फैराडे के तो बहुत टफ न्यूमेरिकल होते हैं, नहीं होते। बस इस गलती से बचने की कोशिश करना, ठीक है। और देखते हैं नीचे किसी ने हाथ खड़ा किया है तो यूनिटरी मेथड भी नहीं आता है। बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है, इसमें कौन से 2 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग नीचे कर लो हाथ जिन्होंने भी खड़ा किया है। और कोई नया स्टूडेंट हाथ खड़ा करेगा मैं उससे पूछूंगी। प्रवीण से भी मैं 2-3 सुन चुकी हूँ। नहीं, बाकी बच्चे हाथ नीचे, आयुष नीचे कर लो, अर्चित, अक्षर, दिव्यांग सब नीचे कर लो। एक एक बार मैं सबसे पूछ चुकी हूँ। कोई नया स्टूडेंट हाथ खड़ा करे जिसने अभी तक आज एक भी आंसर नहीं दिया कि यहाँ 2 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। फटाफट करिए बच्चों, लेट नहीं करिए।
आज ही खत्म करना है टॉपिक अपने को, अभी तो है आधा घंटा। हाँ बताइए तनुश्री, बताइए क्या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं? मैम एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि एक पेंसिल कितने की आएगी। एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर 2 से ज्यादा पेंसिल हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी शायद। एक्चुअली मैं सोच पा रही हूँ कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई है कि मुझे क्या सुनना है, नहीं बैठा, जो मैं चाह रही थी वो नहीं आ पाया। तो आप लोग मत करिए बच्चों, आप लोग मत करिए, और बच्चों को हाथ खड़ा करने दीजिए। देखिए किया ना तनुश्री ने, और बच्चे करिए। यहाँ से क्या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं? अब इसने जो 1 वाली बात बोली है तो मैं ये 1 ही कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के क्या यूनिटरी मेथड में ये वाला बचपना आप छोड़िए कि भाई 5 आते हैं इतने के तो 1 आएगा, इतने का तो 10 आएंगे। ये 1 वाला करना जरूरी थोड़ी ना होता है। मैं 1 की लिख दूंगी बस। एक पेंसिल की कॉस्ट ही 15 रुपए है। चलिए आप खड़ा करिए, कौन बताएगा 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर क्या बन सकते हैं? सोचिए फटाफट, 6-7 क्लास में पहुंचिए, यूनिटरी मेथड को याद करिए। कौन से 2 तरह के न्यूमेरिकल्स यहाँ बन सकते हैं? लक्षित हाथ खड़ा करो। लक्षित अगर क्लास में है, अक्षिता जैन क्लास में है, अक्षिता वर्मा हाथ खड़ा करिए फटाफट और मुझे बताइए। अक्षिता जैन बताइए। मैम 2 क्वेश्चन में पहला तो ये बनेगा कि अगर अपन एक पेंसिल खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट 15 रुपीज कितनी कॉस्ट होगी। और अगर एक पेंसिल खरीदनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। वो तो दी ना मैंने ₹15। ये हाँ। गिवन है। अब 2 न्यूमेरिकल क्या क्या आ सकते हैं बताइए। क्वेश्चन 1 आपको पापा ने कहा कि 10 पेंसिल मार्केट से खरीद के ले आओ, तो क्या कैलकुलेशन चलेगी उसका क्वेश्चन बना दो। मैम इफ 1 पेंसिल इज 15 रुपीज की पड़ रही है तो 10 पेंसिल्स कितने की पड़ेगी, तो 10 into 15। और दूसरा आपको पापा ने 100 रुपीज का नोट दिया और बोला इसमें जितनी पेंसिल्स हैं उतनी खरीद लाओ। ये 10 कर देती हूँ, बोलो 100 रुपीज का नोट दिया, अब उसमें कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी? 10 पेंसिल्स आ जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा ये बनेगा कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपीज है तो फिर अपन लोग 10 पेंसिल्स खरीद सकते हैं 100 रुपीज में। ठीक है चलिए करिए हाथ खड़ा, पहले वाले बच्चे ही करिए, ये तो नहीं कर रहे हैं बाकी तो। 2 क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं बताइए। अब जनरली आपकी जो शिकायत होती है ना, जो कॉमन बच्चे हैं वही आंसर देते रहते हैं, हमको तो मौका ही नहीं मिलता, ये वो जो गंदी सी बातें आप इतने सालों से बोलते आ रहे हैं। अब मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, उन बातों का कोई रोल नहीं था, उन बातों का कोई वैल्यू नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि हमें खुद आंसर देना ही नहीं था। तो वो जो हमने हमेशा दूसरों पर चीजों को डाल देते हैं ना, ऐसा है वहां तो इंटेलिजेंट बच्चों को ही पूछते हैं, हमको कोई मौका ही नहीं देता है, पार्शलिटी होती है, उनका कोई वो नहीं होता बच्चों। कमी हमारी खुद की होती है, हमें आंसर नहीं देना होता है, सिस्टम को दोष देके बस हम कहीं ना कहीं अपने मन को समझाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है मैं सही हूँ, बस उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं। देखिए इतनी देर से मैंने इन सारे बच्चों से हाथ नीचे कराए, आपको नहीं देना होता है, आपने नहीं दिया। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी आप लैग कर रहे हो वो कमी आपकी खुद की होती है। अर्चित बोलिए 2 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। नंबर 1 Ma'am, number 1, ma'am, what is the cost of 10 pencils if we are given the cost of 1 pencil that is 10 rupees? And एक क्वेश्चन ये बन सकता है 10 पेंसिल, मतलब आपको पेंसिल की क्वांटिटी देखी और आपसे पूछ लिया ये कितने रुपए की आएंगी, और उल्टा क्या हो सकता है। Ma'am, if you are given 100 rupees and the cost of 1 pencil is 10 rupees, how much pencils you will buy from? How many pencils? Yes, ma'am. बोलो क्वेश्चन बनाओ, how many pencils can be Bought in in 100 rupees. rupees 100.
तो एक बार पेंसिल दे दी गई और कॉस्ट पूछ ली गई, और एक बार कॉस्ट दे दी गई और पेंसिल पूछ लिया गया। अब बताओ ये दोनों न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, ये वाला कैसे सॉल्व होगा? मैम फर्स्टली एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है तो मैम 10 रुपीज है, तो मैम हम 10 पेंसिल की निकाल। गिवन क्या Yes, ma'am. है? पेंसिल का नंबर, yes, ma'am. क्या गई है? कॉस्ट। कॉस्ट। सब लोग ध्यान से सुन लें। अगर आपको ये है कि ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, तो देखिए आप हम लोग हाथ खड़ा नहीं कर पाए हो, ये अगर तुमने सीख लिया तो पक्का है ये सही होगा। अभी 10 मिनट में अपन इसे फ्री कर देंगे। जो पूछा जाता है वो इधर रखा जाता है। यहाँ नंबर पेंसिल का गिवन है, कॉस्ट पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एक पेंसिल। पहले क्या लिखा जाता है? अच्छा ये बताइए, यूनिटरी मेथड करते समय पहली लाइन में क्या लिखा जाता है? इसका आंसर मुझे कौन देगा? यूनिटरी मेथड करते समय पहली लाइन में क्या लिखा जाता है? प्रवीण? कॉस्ट रुपीज 10। पहली लाइन में क्या लिखा जाता है? कॉस्ट रुपीज 10। नहीं, जनरल बताओ, पहली लाइन में क्या लिखा जाता है? मैम जो गिवन होता है वो लिखा जाता है। जो गिवन होता है, जो फैक्ट होता है। अब इस कंपनी ने डन कर रखा है कि भाई मेरे को एक पेंसिल इतने रुपए में बेचनी है। ये दुकानदार ने सेट नहीं किया है, ये उस कंपनी की आइडियल है। वो अहमदाबाद में भी, अजमेर में भी, गुजरात में भी, हर जगह वो उतने की नहीं है, वो उस पर लिखी हुई है रेट उसकी। तो याद रखिए, यूनिटरी मेथड में पहली लाइन आइडियल लाइन होती है, जो कॉस्ट डिसाइडेड है कंपनी के थ्रू। उसी तरह से यहाँ पर लिखूंगी मैं वो वैल्यूज जो रिएक्शन के थ्रू डिसाइड हो। यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। यहाँ तुम्हें मुझे देना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी निकाली। तो जैसे यहाँ आइडियल लाइन मैं देती हूँ यूनिटरी मेथड में, और फिर तुम सेट करते हो, यहाँ आइडियल तुम्हें निकालनी पड़ेगी। वो निकालना अभी सिखा रही हूँ। आइडियल तुम्हें निकालनी पड़ेगी। यहाँ गिवन है कि एक, अब आइडियल लाइन क्या लिखी? पहले जो गिवन है वो यहाँ, जो पूछा है वो यहाँ। एक पेंसिल, पेंसिल के नीचे पेंसिल का नंबर ही आना चाहिए। यहाँ की सारी गलतियां मिट जाएंगी। पेंसिल के नंबर के नीचे नंबर। एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹10, तो पेंसिल के नंबर के नीचे 10 की कॉस्ट होगी। सुन लीजिए, कईयों को ये भी नहीं आता है, पहले ये लिखते हैं, फिर ये डिवाइड होता है और ये इंटू होता है। ये पहला। अब दूसरा सीखिए, यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट। पूछा क्या गया है? कितनी पेंसिल खरीदी जाएंगी। तो पेंसिल यहाँ आ गई, अब नंबर, और कॉस्ट यहाँ आ गई, मनी यहाँ आ गया। अब पहली लाइन आइडियल लाइन, अब इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि नंबर यहाँ है और कॉस्ट यहाँ है। तो 10 रुपीज में आती है एक पेंसिल। घूम गया ये, इसलिए 100 रुपए में आएंगी कितनी पेंसिल। पहले ये लिखते हैं, फिर ये डिवाइड होता है और ये इंटू होता है। इसमें कोई डाउट हो तो किसी को पूछ लो। ये मत सोचना छोटी क्लास का है, कोई बात नहीं, आज सीख लो, पहले नहीं सीखा। ये कह रहे हैं सबको, इसमें कोई डाउट किसी को? अगर नहीं है तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप करते हो तो आप मान के चलना आप अप्लाई नहीं कर पाते हो चीजें। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक ऐसी रिएक्शन चल रही है जहां सोडियम का डिपोजिशन हो, मतलब सोडियम आयन था और वो केटायन होने के नाते कहां पर जा रहा है? कैथोड पर जा रहा है। मतलब एक ऐसी रिएक्शन है जहां सोडियम का डिपोजिशन हो। सोडियम के डिपोजिशन की पहले तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। Na+ था, केटायन था, कैथोड पर गया, कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन गेन होता है, +1 ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Na बना, है ना? ये Na जो बना वो सॉलिड बना। अब सुनना, ये जो आइडियल लाइन है ना वो बनाना सिखा दूं। क्या वर्डिंग देखना, पैसेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब Na+ आयन में से 1 इलेक्ट्रॉन गुजरा, पैसेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 सोडियम एटम। तो एक सोडियम एटम बना, एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एक सोडियम एटम बना। सो पैसेज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल में बात करते हैं हम तो साइंस में। एक सोडियम एटम को कौन पूछेगा? एक मोल की बात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन से बनता है एक, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो ये 2 होंगे तो ये भी 2, 4 तो 4, तो मोल तो 1 मोल कर दिया। प्रोड्यूसर्स 1 मोल ऑफ सोडियम।
अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको निकालना है, पैसेज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, बोलो सही, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर जितने, तो बताओ ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया नहीं आ गया? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, और एक मोल में होते हैं 6.023 into 10 की पावर 23 पर मोल। तो ये आ गया चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, और ये आता है 96500 कूलम पर मोल, जो अपन ने याद किया था फैराडेज कांस्टेंट। पार्ट 1 में याद किया था ना फैराडेज कांस्टेंट, कितनी वैल्यू आ गई? 96500 कूलम पर मोल। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू डाल दिया, पैसेज ऑफ 96500 कूलम चार्ज प्रोड्यूसेस, सब लोग जानते हैं जो वेट हम याद करते हैं वो मोल का वेट होता है 23 ग्राम सोडियम। ये आइडियल लाइन मैंने बनाई, क्या बनाई? 9 से एक मोल में कन्वर्ट करना है। सब जानते हैं 11 से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कोफिशिएंट्स आगे लिखे होते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल के नंबर नहीं होते, ये मोल्स होते। तो 1 से मैंने शुरू किया, फिर मोल में लेके आपको समझाने के लिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा मोल से कहानी चालू करनी। मैंने नंबर से स्टार्ट किया, 1 मोल से बन रहा है 1 मोल। तो ये 1 मोल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चार्ज है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है जब हमने बैटरी से करंट भेजी तो आयन जाकर डिपॉजिट हुए। तो हमने कितना चार्ज भेजा? हमने 96500 कूलम चार्ज भेजा। अभी पढ़ा ना आपने, अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। किन दो में रिलेशन बनाना था? कितना डिपॉजिट हुआ और कितना चार्ज भेजा, वही तो कर रही हूँ। कितना चार्ज भेजा वो यहाँ की इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन के नंबर से डिसाइड होगा। पर मोल काम करना है, कितना चार्ज भेजा कि 96500 भेजा, कितना डिपॉजिट हुआ कि 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब कौन बता सकता है दो न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकते हैं? अगर तुम्हें ये आ गया था तो अब समय आया है तुम्हारा अप्लाई करने का। बोलो अब दो न्यूमेरिकल्स क्या क्या बन सकते हैं? ये मेन लाइन है, ये वो है जो याद दी जाती है ना, यहाँ खुद निकालनी पड़ती है। खुद पहले रिएक्शन खुद लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स देखो, यहाँ के नंबर देखो, फिर ये रिलेशन बनाना। अब बताओ दो न्यूमेरिकल्स क्या क्या बन सकते हैं? अब तुम खुद अपना अपना सब चेक करो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि क्या तुम उससे यहाँ अप्लाई कर पा रहे हो। मैंने तुमसे निकाला था कि यहाँ से दो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब तुम यहाँ से सोचो क्या बन सकते हैं। प्रॉपर वर्डिंग्स में मुझे क्वेश्चंस बताना है ना कि क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कोई। अक्षिता वर्मा, अक्षिता वर्मा बोलो। एक क्वेश्चन तो हो सकता है कि 23 ग्राम्स सोडियम में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। देखो एक बात बताओ, जब तुम दुकान पे गई और उसने तुम्हें कहा कि भाई एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो अब आप उसके बारे में बार बार बात करोगी क्या? सामने वाला कहेगा ना कि बता तो दिया आपको एक पेंसिल 10 रुपए की, अब आप एक पेंसिल और 10 रुपए के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो ये तो पहले डिसाइड हो गया ना, ये तो निकल चुका है, ये खुद कह देता है। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस बहुत कुछ कहती हैं, वो अलग बात है कि हम सुनते नहीं है या हमें समझ नहीं आता है। ये तो ये खुद ही कह रही है कि भाई 96500 चार्ज भेजोगे तो 23 ग्राम डिपॉजिट होगा। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनाना, ये तो साफ नजर आ रहा है। न्यूमेरिकल क्या क्या बनेंगे बोलिए। नंबर 1, इनको बदलो। ये देखो ये एक पेंसिल की 10 की थी और 10 रुपए के 100 रुपए किए थे, इनको बदलो। बोलो अक्षिता वर्मा बोलिए। दो डेटा है उन्हें बदलो, एक बार उसको बदलो एक बार उसको बदलो, तो दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब जब तुम्हें क्वेश्चन ही बनाना आ जाएगा
तो न्यूमेरिकल तुम्हारा प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अक्षिता बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हाउ मच चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय 96,500 कूलम। वापस से बोलो। हाउ मच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड how much charge is produced by 23 gram of NaCl? अरे मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, चार्ज तो हमने बैटरी से भेजा है, बैटरी से चार्ज यहाँ भेजा गया है और उस चार्ज की जाने से एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होकर जो चीज आई है उसका वेट है। ये यहाँ तक का है। पैसेज ऑफ कितना चार्ज, ये प्रोड्यूस वर्ड इसका है, प्रोड्यूसेस 23 ग्राम Na, प्रोड्यूस Na हुआ है और चार्ज पास हुआ है। बैटरी से जब चार्ज पास किया जाता है तो आयन जाकर डिपॉजिट और लिबरेट होते हैं। सही वर्डिंग में बनाओ पहला क्वेश्चन। How many charge? How much? How much charge can be produced? नहीं, दोनों डेटा को एक एक करके बदल दो एक बार। चलो ठीक है, और कुछ नहीं। अदिति बोलो। Ma'am, that how much charge is produced by 23 gram of sodium ion? अगर ऑफलाइन क्लास में आज होते तो अगले 2 दिन तक खड़ा रखती आप लोगों को, मारती तो हुनी में बच्चों को। मतलब क्या करूं मैं आपका, मतलब आपको ये लिखा हुआ है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो कह दिया उसको क्यों पूछ रहे हो बार बार। जब मैंने कह दिया कि एक पेंसिल 10 रुपए की है तो उसी को घुमाते रहोगे कि 10 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी, एक पेंसिल कितने रुपए की है। दुकानदार ही कह देगा कि भाई मुझे नहीं बेचनी पेंसिल, आप जाइए यहाँ से। एक ही बात को आप बोले जा रहे हो। अरे बच्चों समझो, आप यहाँ से 2 क्वेश्चन नहीं बना सकते। प्रोड्यूस ये हुआ है, ये पास हुआ है, चार्ज थोड़ी ना प्रोड्यूस होता है। चार्ज तो बैटरी से भेजा जा रहा है, बैटरी से चार्ज भेजा जा रहा है और आयंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ लक्षित बोलो। मैम की how much charge is obtained from 46 gram of N? एक मिनट सुनिए, हाउ मच चार्ज इज ऑब्टेन्ड। क्या कर रहे हो? चार्ज हम पास करते हैं, ऑब्टेन कहाँ से हो जाएगा चार्ज? Ma'am, how much charge is passed when 46 gram of Na is present? How much charge is needed to deposit 46 gram of sodium? समझ रहे? How much charge is needed? चार्ज needed है to deposit 46 gram of sodium. दूसरा बनाइए। मैम की चेंज कर देंगे कि चार्ज इतना है तो कितना ग्राम सोडियम मिलेगा। बनाइए ना, बना सकते हो आप, 12 के बच्चे हो, आप लोग एक क्वेश्चन इंग्लिश में फ्रेम नहीं कर सकते। बनाइए दूसरा क्वेश्चन। व्हेन बोलो, कोई चार्ज की वैल्यू बोलो जो तुम चाहते हो। व्हेन, म्यूट कर लिया। साक्षी ने हाथ खड़ा किया था, कनिका माथुर ने किया है। प्लीज इसे कवर कर देना, आप डन करवा दीजिए इसे प्लीज। बोलिए कनिका। मैम सेकंड वाला क्वेश्चन। आपकी जो इच्छा हो। मैम फर्स्ट तो मेरा यही था कि हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू प्रोड्यूस। मैम कोई भी वैल्यू दे रखी होगी ग्राम्स में Na की, सो हाउ मच चार्ज इज नीडेड टू प्रोड्यूस सपोज 46 ग्राम्स ऑफ Na। एंड एक अगर दूसरे क्वेश्चन के लिए चार्ज की कोई भी वैल्यू लेंगे कि व्हेन दिस कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पास्ड देन हाउ, करो कंप्लीट करो। व्हेन दिस कूलम्ब चार्ज इज पास्ड then suppose 46 grams of Na will be produced. नहीं, sorry. Then when this coulomb of charge will be passed, then how much grams of Na will be produced? नंबर 1 क्वेश्चन आपको दे दिया,
100 ग्राम सोडियम का डिपोजिशन कराना है, कितना चार्ज नीडेड होगा? या नंबर 2 आपको ये कह दिया 1000 कूलम चार्ज को पास किया है, कितना सोडियम डिपॉजिट होगा? दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है Q दे दिया है W पूछ लिया जाए, दूसरा बन सकता है W दे दिया Q पूछ लिया जाए। अब आपको जैसे यहाँ घुमाया था ऐसे आपको चीज को घुमाना है, तुरंत आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। लिखिए, स्टार्ट करिए। अब आप खुद देख लो बच्चों, आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता है। सोडियम के डिपोजिशन के लिए लिखिए एग्जांपल 1, टाइम दीजिएगा इसे। सोडियम का डिपोजिशन Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और हमेशा ध्यान रखिए आगे जो होते हैं वो मोल होते हैं, आपको बोर्ड में सीधे मोल से ही करना है। ये तो अपने नोट से इसलिए पहले मैंने नंबर ले लिया फिर मोल में बदल दिया, और स्टेट्स जरूर लगाइएगा। और आई होप सबको क्लियर हो गया है कि अगर आपने ये रिएक्शन गलत लिखी तो सब गलत होने वाला है, ये रिएक्शन सही जानी चाहिए। लिखिए, passage of one electron produces one Na atom. Passage of one electron produces one Na atom. अगली लाइन में passage of one mole of electron, passage of one mole of electron produces one mole of Na. अब राइट में करिए, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। so charge on one mole of electron, charge on one mole of electrons 1.6 19 कूलम into Na, और Na की यूनिट याद रखना पर मोल। एवोगैड्रो नंबर की यूनिट हमेशा क्या होती है? पर मोल। तो Na लिख दो, या ये याद भी किया हुआ ये करना, ठीक है। तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आज आपने सीख लिया। चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम पर मोल। यूनिट आपके सामने है, कूलम चार्ज की, और पर मोल एक मोल का चार्ज है इसलिए, तो 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। एक मोल का वेट वही होता है जो हम एटॉमिक वेट याद करके रखते हैं। तीसरी लाइन बनाइए आप, पैसेज ऑफ 96500 कूलम चार्ज, पैसेज ऑफ 96500 कूलम चार्ज प्रोड्यूसेस कितना? 23 ग्राम। सोडियम का जो वेट आपने याद कर रखा है वो एक मोल का वेट याद कर रखा है, 23 ग्राम सोडियम। ये लाइन आ गई है, अब इससे न्यूमेरिकल समझिए, ठीक है। ये लाइन तुम्हें खुद लानी है, वहां दुकान पे तो वो बता देता है कि 1 टन से लिखने की है, 1 केजी शक्कर इतने की है। यहाँ ये तुम्हें निकालना पड़ेगा कितने से कितना होता है, तो इतने से कितना होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करिए, सही निकालिएगा लाइन। सेकेंड एग्जाम्पल बनाइए, डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम, बताइए। एल्यूमिनियम का डिपोजिशन चल रहा है, पहले उसकी सही रिएक्शन बनाइए। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रैक्टिस की है तो डिपॉजिट कहाँ होती है? मेटल कैथोड पर। एल्यूमिनियम अगर डिपॉजिट हो रहा है तो चेक करिए एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, कैथोड या एनोड। और कैथोड पर एनोड पर जाने के लिए उसे क्या होना होगा? रिड्यूस या ऑक्सीडाइज। तो उसकी रिएक्शन क्या बनेगी सोचिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था उसकी प्रैक्टिस करके रेडी रहना। करीमा बोलो। हम एल्यूमिनियम कैथोड पे जाएगा तो Al3+ in aqueous state plus 3 electrons give Al in solid.
पहली लाइन बोलो। Passage of 3 electron produce 1 aluminium atom. In second line, passage of 3 mole electron produce 1 mole of aluminium, and passage of 3 into 96500 coulomb charge produce 27 gram of aluminium. ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब इससे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो पहले आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आप फैराडेज के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। रिएक्शंस की प्रैक्टिस इसीलिए कराई थी कि कैथोड पर उसका आयन जाता है, फिर वहां इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब हमने लेक्चर 1 पढ़ा, पार्ट 1, तो पार्ट 1 के 2 क्लास में मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा वो बिगनिंग के 2 लेक्चर कर लो, उसमें ये लिखना सिखाया। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज 3+ होता है, वो 3 गेन करके एयर बना, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से बनता है 1 मोल। तो 1 मोल का चार्ज था 96500, तो 3 मोल का 3, और ये 3 इंटू ही लिख के दिखाना है बोर्ड में, इंटू मत कर देना। इंटू की मेहनत भी करोगे और वो फ्रूटफुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि सामने वाला ये वैल्यू देखना चाहता है कि 1 मोल का चार्ज है और 3 से इंटू किया, और वहां 27 ग्राम 1 मोल। ठीक है, बन जाएगा न्यूमेरिकल। चलिए थर्ड बनाइए, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के इवॉल्व के लिए फैराडेज का इक्वेशन सेट करिए। हाँ जी, कौन बताएगा? क्लोरीन की रिएक्शन तुमने NaCl एक्वस के इलेक्ट्रोलाइसिस में लिखी है, वहां से निकाल के दे दो। बोलो किससे पूछे, बताओ। चलो दिव्यांश बता दो। मैम पैसेज ऑफ, मैम पहले तो मैम इसकी रिएक्शन लिखेंगे मैम 2Cl माइनस, मैम 2Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। तो मैम इसका आ जाएगा मैम पैसेज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन इवॉल्व 1 मोल ऑफ Cl2। बिल्कुल सही, इसका नहीं लेना, ये जो इवॉल्व है वो लेना, और ये लेना। तो 2 मोल से बन रही है 1 मोल। आगे पैसेज ऑफ 2 into 96500 coulomb produce evolve 71 gram 35.5 gram of Cl2। 35.5 into 2, यस मैम। 35.5 तो 1 Cl का होता है, Cl2 में 2 C। सही है, यस मैम। न्यूमेरिकल बन जाएगा। कभी कह देगा इतनी क्लोरीन के लिए कितना चार्ज चाहिए, कभी कह देगा इतने चार्ज से कितनी इवॉल्व होगी। ठीक है, लिखिए न्यूमेरिकल्स। अगर टॉपिक समझना है तो न्यूमेरिकल्स करिएगा। आई थिंक ये सब लोग जानते हैं Q equals to I into T, इसको भी यूज किया है। चार्ज पास कर रहे हैं ना Q, तो Q के लिए IT भी यूज कर लूंगी। कल इसके टफ फॉर्म कराऊंगी, आज ये सिंपल दे दूंगी कभी।
इस वाले क्वेश्चन में मेरे को वाटर से ऑक्सीजन चाहिए। आई होप आपको मालूम है कौन सी रिएक्शन है जिसमें वाटर से ऑक्सीजन आता है। इस रिएक्शन में मुझे वाटर से हाइड्रोजन चाहिए। आई होप आपको मालूम है कौन सी रिएक्शन है जो वाटर से हाइड्रोजन देती है। यहाँ मुझे सिल्वर नाइट्रेट से Ag चाहिए, यहाँ मुझे कॉपर चाहिए, यहाँ मुझे कैल्शियम चाहिए, यहाँ मुझे पोटेशियम। तो आपको मालूम है कि कहाँ आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है। पहले रिएक्शन लिखना बैलेंस होनी चाहिए, फिर उससे आइडियल लाइन तुम्हें खुद निकालनी है, फिर न्यूमेरिकल में देखना क्या पूछा है, जो पूछा है वो उधर जाएगा, जो गिवन है वो इधर। ठीक है, जैसे अभी क्लोराइड वाला जो विज्ञान ने किया, इसका बता दीजिए। क्लोराइड -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोरीन। अगर मैं कहूँ कि 100 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए, प्लीज आखिरी में बस लास्ट पॉइंट है, हाथ खड़ा कर दीजिए। कितने बच्चों को आता है कैसे सेटिंग होगी? 100 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए कितना चार्ज पास करना है? 100 ग्राम क्लोरीन बनाने के लिए कितना चार्ज पास करना है, इसके लिए हाथ खड़ा कर दीजिए। 100 ग्राम क्लोरीन के लिए कितना चार्ज? अर्चित बताओ। चलो कोई बात नहीं। और कोई स्टूडेंट्स? 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। और कोई? 100 ग्राम क्लोरीन के लिए कितना चार्ज पास करना है, कौन बताएगा? अखिल बताओ। आंसर तो नहीं निकाला, वैसे पता है। आंसर चाहिए ही नहीं मुझे, बस लैंग्वेज। यस मैम। मैम 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन से मैम 2 × 96500 कूलम चार्ज लेता है वो। तो मैम 100 ग्राम के लिए वो है ना, वो 71 इंटू 100 ग्राम अपॉन 2 × 96500 हो जाएगा। अब जो आपने वर्डिंग की ना, लेता है, वो गलत है। इसको इंग्लिश में बोलो। टू प्रोड्यूस 71 ग्राम क्लोरीन, टू प्रोड्यूस 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अखिल? Yes, ma'am. To produce 71 gram of chlorine, passing of current. Charge needed is, it is not current. Current तो आई होती है, अपन Q में चल रहे हैं, चार्ज और W में रिलेशन चल रहा है। To produce 71 gram of chlorine, charge needed is 2 × 96500 कॉल। मैम, इसलिए अगली लाइन में टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन, चार्ज नीडेड। ठीक है, वर्डिंग का ध्यान रखें, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, वर्डिंग का भी ध्यान रखें। देखिए किसी को कोई डाउट हो आज की क्लास में तो सारे क्वेश्चंस नोट कर लें। कोई स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर ग्रुप में डाल देंगे। कहने के बाद भी 2-3 बच्चे तो कर ही देते हैं, पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस बनता है। कोई एक स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में शायद सेटिंग है ना सबके लिखने की, तो वहां पे डाल दो ये क्वेश्चन। कोई भी एक ले लो और ग्रुप में डाल दो। ग्रुप सेटिंग क्या है मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।